न झुकने का शौक है न झुकाने का शौक है, कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। नमस्कार मेरे दोस्तों, चलिए आज के एक नए वीडियो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन अब आप सभी को दिख पा रहा होगा कि क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है क्वेश्चन? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए नंबर में प्यूटरी ग्रंथि, बी नंबर में विक्र, सी नंबर में थायराइड और डी नंबर में यकृत। तो इसका आंसर क्या हो जाना है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? यकृत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। समझ गए होंगे। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। क्या हो जाता है? लीवर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि निम्न में इंसुलिन की कमी से क्या है? निम्न में इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? क्या है प्रश्न? निम्न में इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, ए दमा, बी टीबी, सी डायबिटीज और डी ये तीनों। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? कौन सा रोग? डायबिटीज रोग होता है इंसुलिन की कमी से। दमा रोग यह कवक के कारण होता है। टीबी यह जो कि वायरस के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि डायबिटीज हो जाता है इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि पुनर्उत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? क्या है प्रश्न? पुनर्उत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हम देखते हैं कि पुनर्उत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन है ए नंबर में संयोजी, बी नंबर पेशी, सी नंबर में तंत्रिकीय और डी नंबर में उपकला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, संयोजी ऊतकों में सर्वाधिक होती है पुनर्उत्पादन की क्षमता। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। क्या है प्रश्न? शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। देखिए थोड़ा हम लोग कोटेशन एक जान लेते हैं कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में पेशिया, बी नंबर में संयोजी, सी नंबर में तंत्रिका और डी नंबर में उपकला। तो इसका आंसर क्या होना है? ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक क्या हो जाता है? तंत्रिका ऊतक होता है। क्या होता है? तंत्रिका ऊतक होता है। इसी को इंग्लिश में नर्वस टिश्यू बोला जाता है। यहाँ तक भी आप जान गए। ऊतक को ही इंग्लिश में टिश्यू बोला जाता है और कोशिका को क्या बोला जाता है? आप कमेंट में बताएं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, यानी कि ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ए नंबर में पेशी, बी नंबर संयोजी, सी नंबर तंत्रिका और डी नंबर में उपकला। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है? यह एक संयोजी ऊतक है। रक्त संयोजी इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि रक्त क्या होता है कि दो हड्डियों के बीच सही से संचालन करने का भी काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयोजी ऊतक होता है रक्त। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है,
अरेखित पेशी क्या है? अरेखित पेशी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? क्या है? अरेखित पेशी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? ए नंबर में हृदय, बी नंबर अमाशय, सी नंबर आहार नाल और डी नंबर में क्या है? त्वचा। तो इसका आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि हृदय हो जाना है। क्या है प्रश्न? अरेखित पेशी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए यानी कि हृदय हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि निम्न में संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। क्या है प्रश्न? निम्न में संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। ए नंबर में लिम्फ, बी नंबर हड्डियां और सी नंबर में प्रोटीन और डी नंबर ये सभी। तो देखते हैं कि संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। तो सीधा आपको संयोजी उत्तक में याद रखना है रक्त, और रक्त में क्या होता है कि लिम्फ भी होता है, प्रोटीन भी होता है और रक्त से ही संबंधित हड्डियां भी होती हैं। तो इसी प्रकार इसका आंसर क्या कह देना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निम्न में संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फ भी है, प्रोटीन भी है और हड्डियां भी हैं, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि थायरॉक्सिन। क्या है प्रश्न? थायरॉक्सिन। देखिए दोस्तों, कहा गया है अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो इसी जोश के साथ आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। थायरॉक्सिन है, क्या है प्रश्न? थायरॉक्सिन है। ए नंबर में देखिए एंजाइम, बी नंबर हार्मोन, सी नंबर विटामिन और डी नंबर उत्सर्जित क्या है? उपज। क्या है क्वेश्चन? कि थायरॉक्सिन है। ए नंबर में एंजाइम, बी नंबर हार्मोन, सी नंबर विटामिन और डी नंबर एक उत्सर्जित उपज। तो आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक हार्मोन है। क्या है क्वेश्चन? थायरॉक्सिन है एक हार्मोन। याद हो गया होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्या है प्रश्न? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं यानी कि इनलेस्ट ऑफ लैंगरहैंस उत्पन्न करते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं क्या होता है? यह इंसुलिन उत्पन्न करता है। क्या करता है? यह इंसुलिन को उत्पन्न करता है। लैंगरहैंस के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रवण होता है जो कि डायबिटीज रोग को नियंत्रित करने का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इंसुलिन। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है प्रोजेस्टेरॉन। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण कब होता है? क्या है क्वेश्चन? प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण कब होता है? यह फीमेल रिप्रोडक्टिव्स यानी कि आप इसे समझ लीजिए कि यह फीमेल में मतलब पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है और यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में है अंडोत्सर्ग के बाद, बी नंबर अंडोत्सर्ग से पहले और सी नंबर प्रसव के समय और डी नंबर अदातों से रक्षा। तो प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण कब होता है? या इसका आंसर क्या हो जाना है? ए नंबर ऑप्शन अंडोत्सर्ग के बाद होता है। तो देखिए आपसे एक पूछा जा सकता है, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण कब होता है? तो यह अंडोत्सर्ग के बाद होता है। तो आपसे यहाँ पे इसके अतिरिक्त क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएं मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कौन से हार्मोन का स्रवण होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन होता है। बाकी का जितने भी हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ये सभी के सभी हार्मोन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न है कि प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण होता है। क्या है? इसी से संबंधित प्रश्न है कि प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण होता है
ऑप्शन देखिए, ए नंबर में ग्राफियन पुटिकाओं में, बी नंबर प्यूटरिक ग्रंथि में, सी नंबर कार्पस ल्यूटियम में और डी नंबर प्रोजेस्टेरोन प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्राफियन पुटिकाओं में होता है। क्या है प्रश्न? प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है। ए नंबर में वाला जो ऑप्शन है ग्राफियन पुटिकाओं, यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित किया था? क्या है प्रश्न? द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित किया था? यही तो प्रश्न है, द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में हक्सले, बी नंबर हचिंसन, सी नंबर कैरोलस लिनियस और डी नंबर अरस्तु। तो द्विनाम पद्धति होता क्या है कि जीवों का मतलब दो पद्धति से नामकरण किया गया था, एक जीनस और एक वंश के आधार पर, ठीक ना। जैसे हम लोग होमो सैपियंस में मनुष्य का वैज्ञानिक नाम याद करते हैं, वही पद्धति द्विनाम पद्धति कहलाता है। और उस पद्धति को प्रतिपादित किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था द्विनाम पद्धति की खोज। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कॉकरोच के उत्सर्जी अंग हैं। क्या है प्रश्न? कॉकरोच के उत्सर्जी अंग हैं। दोस्तों कहा गया है सफलता मिले ये तो मकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। कॉकरोच के उत्सर्जी अंग हैं। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में मालपीघियन नलिका, बी नंबर में नेफ्रीडिया, सी नंबर में मेलपीघियन कनिका और डी नंबर में ज्वाला कोशिका। तो इसका आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेलपीघियन नलिका हो जाता है। प्रश्न क्या है? कॉकरोच के उत्सर्जी अंग हैं, मेलपीघियन नलिका हो जाता है इसका उत्सर्जी अंग। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि सिस्टीमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्या है प्रश्न? सिस्टीमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखिए, ए नंबर में लैमार्क, बी नंबर में अरस्तु, सी नंबर हैकले और डी नंबर लीनियस। क्या है प्रश्न? सिस्टीमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं ए नंबर ऑप्शन लैमार्क, बी नंबर ऑप्शन अरस्तु, सी नंबर हेकले और डी नंबर ऑप्शन लीनियस। तो इसका आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि लीनियस हो जाना है। सिस्टीमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं कैरोलस लीनियस को माना जाता है। यानी कि आप इसका आंसर क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है टीनिया में उत्सर्जन के लिए, क्या है प्रश्न? टीनिया में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचनाएं होती हैं? क्या है प्रश्न? टीनिया में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचनाएं होती हैं? ऑप्शन देखिए, ए नंबर में सेलेनोसाइट्स, बी नंबर क्लोम, डी नंबर नेफ्रीडिया और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेफ्रीडिया हो जाना है। क्वेश्चन क्या है फिर से देखते हैं। टीनिया में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचनाएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी नेफ्रीडिया हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है कुछ उल्टे पुल्टे जरूर हैं, लेकिन हमको याद कर लेने हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि उभयचर, क्या है? उभयचरों का हृदय होता है। क्या है प्रश्न? उभयचरों का हृदय होता है। तो थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि उभयचर होते कौन हैं। उभयचर वैसे जीवों को कहा जाता है जो
जल एवं स्थल दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेढक हो गया, केंचुआ हो गया। इन सभी जीवों को उभयचर कहा जाता है। तो यहाँ पे है उभयचरों का हृदय होता है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में त्रिकोष्ठकीय, सी नंबर द्विकोष्ठकीय और बी नंबर में चतुर्कोष्ठकीय और डी नंबर एक कोष्ठकीय। तो क्या होता है कि उभयचरों का हृदय होता है त्रिकोष्ठकीय होता है। क्या होता है? त्रिकोष्ठकीय। इसी को इंग्लिश में थ्री चैम्बर्स कहा जाता है। तो उभयचर का हृदय त्रिकोष्ठकीय होता है, मछली का हृदय दो कोष्ठकीय होता है और मनुष्य यानी कि स्तनधारी वर्ग के जितने भी जीव होते हैं उनका हृदय फोर कोष्ठकीय होता है और पक्षी का भी हृदय फोर कोष्ठकीय यानी कि फोर्थ चैम्बर उसमें होते हैं। पक्षी में चतुर्कोष्ठकीय, स्तनधारी चतुर्कोष्ठकीय, मनुष्य चतुर्कोष्ठकीय। लेकिन प्रश्न क्या है कि उभयचरों का हृदय होता है। हाँ, तो प्रश्न है कि उभयचर का हृदय होता है कितने कोष्ठक का? थ्री कोष्ठकीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाना है। आंसर क्या हो जाएगा? त्रिकोष्ठकीय होता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? क्या है प्रश्न? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? यानी कि सबसे पहले वर्गीकरण में कौन से वर्ग आते हैं? तो इसके लिए आपको पांचों वर्गीकरण की 5 इकाई है, हम लोग इसको भी जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है जाति। सबसे पहले क्या होता है? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। लगभग हमने आपको 7 आधारभूत इकाई बताया है। कौन कौन से? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। कौन कौन से? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। तो सबसे पहले जाति, इसीलिए आधारभूत इकाई के रूप में जाति इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग। क्या है प्रश्न? प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्या है प्रश्न? प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन देखिए, ए नंबर में कैरोलस लीनियस, बी नंबर जॉन रे, सी नंबर क्यूवियर और डी नंबर अर्नेस्ट हैकले। क्या है प्रश्न? प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन ए नंबर में कैरोलस लीनियस, बी नंबर जॉन रे, सी नंबर क्यूवियर और डी नंबर अर्नेस्ट हैकले। तो प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकले के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, कहा गया है गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिंदगी में कभी उदास ना होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्या है कि प्रश्न दोस्तों समाप्त हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।